वंस अगेन वेलकम। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग चरक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे बातें करेंगे और कुछ बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक बार चैट बॉक्स में लिखा, वीडियो पीपीटी क्लियर है? ओके, ग्रेट। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक कैटेगरी है। हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे बातें की हैं। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम या फिर आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। आपको इसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, इसके डॉक्टर्स, इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग आपको कम मिलते हैं। इसको हम लोगों ने हमेशा एक अलग नजरिए से देखा है। जितना इम्पोर्टेंस हम एलोपैथ को देते हैं, हम लोगों ने भी बचपन में इतना इम्पोर्टेंस कभी भी आयुर्वेदा को नहीं दिया है। इसका कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन जो लोगों को लगता था कि एलोपैथ बहुत जल्दी काम करता है, आयुर्वेदा नहीं करता। और आयुर्वेदा हमें लगता है कि घर का है, एक एक किसी समाज का है, या फिर किसी एक सिविलाइजेशन का है जो अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों को देते हैं। और हमें लगता था ये चीज लोगों के पास पढ़ाई लिखाई रिसर्च के बाद नहीं आई है, ऐसा हमें लगता था। लेकिन आज तक सबसे ज्यादा रिसर्च आयुर्वेदा पे हुआ है। जब से लोग सिविलाइज्ड हुए हैं, उन्होंने अपने आसपास मौजूद तमाम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज किया, और जो उनको सही लगा, उसमें से कुछ भी चीजों का उनको वैल्यू मिला, उन्होंने उस नॉलेज को प्रिजर्व किया और आने वाली पीढ़ी पीढ़ी को उन्होंने नॉलेज पास ऑन किया। जैसे आज हमें पता है कि खांसी में तुलसी लेना चाहिए। ये हमें किसने बताया? मुझे मेरी ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया, मेरे मदर ने बताई, उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया, यानी उनके पास ये नॉलेज हजारों साल पहले से आ रही है। सो दिस इज ए रियली वेरी वेरी ओल्ड नॉलेज। और ये फुल प्रूफ है, क्योंकि जो चीज हजारों सालों से आ रही है, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। अगर आज मैंने आप में से किसी को बोल दिया, जस्ट अ मिनट, आज मैंने अभी आप में से किसी को बोल दिया कि आप इस पत्ते को पीस के रस खाओगे तो आपका सर दर्द कम होगा। हो सकता है कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो 100 लोगों का अगर बताऊंगा तो बहुत कम लोग होंगे जो उसको मान के यूज करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। वहीं पे मेडिकल साइंस में, एलोपैथ में, अगर कोई मेडिसिन किसी चीज के बारे में बुक में इंफॉर्मेशन होता है, हम उसको मान के लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये जो नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने का, ट्रांसमिट करने का जो प्रोसेस है आयुर्वेदा में, ये सही सिस्टम में नहीं था। हाँ, हमारे पास बुक्स थे। हर एक कल्चर में, हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थी, बुक्स थी, जिसका एक्सेस सबको नहीं था। आज आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको, आप कोई भी एलोपैथ का मेडिसिन डालिए, वहां पे आपको 20-30 पेज का रिसर्च मिल जाएगा। आयुर्वेदा में आपको नहीं मिलता है। ये एक रीजन है कि लोगों के पास आयुर्वेदा तक पहुंचने का जरिया कम था। और धीरे धीरे ये जो गैप है, डिस्टेंस है, ये एक बाधा बन गया और लोग आयुर्वेद से दूर होते गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों में एक चेंजेस आया। साइड इफेक्ट से लोग थोड़ा सा घबराने लगे। लोग पूछने लगे ये मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है, वो उसका क्या साइड इफेक्ट है। फिर लोगों को लगने लगा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो धीरे 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 लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेदा की तरफ आने लगे। बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में हैं। आप देखना, आपके परिवार, आपके आसपास में भी हो सकता है, जो बहुत पेन होने के बावजूद भी पेन किलर नहीं लेते, क्योंकि उनको थोड़ा सा पता है पेन किलर से किडनियां खराब हो सकती है या फिर डिपेंडेंस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पेन को बर्दाश्त करते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट का डर है, ये लोगों को थोड़ा बहुत आयुर्वेद तक लेके आ रहा था। आप ईमानदारी से बताओ, आप जहाँ पे रहते हैं, अगर मैं पूछूंगा, आप मुझे 10-20 डॉक्टर का नाम बता सकते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर, और हर एक स्पेशलिस्ट का भी अलग अलग बोल सकते हैं। क्या आप 5 आयुर्वेदिक प्रिस्क्राइबर का नाम बता सकते हैं जो आपके इलाके में है?
थोड़ा बहुत बता पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदा का डॉक्टर्स भी बहुत कम है। मैं आपके नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता, आसाम के बारे में। आसाम में शायद इस वक्त 10-12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक है। तो आयुर्वेदा में डॉक्टर का भी, गवर्नमेंट का भी, जो सरकार चलाते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसमें भी आयुर्वेदा को बहुत सीरियसली लिया नहीं गया। अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और इसमें मेडिसिन का जो एक बार देने के बाद जो बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको उसका खतरा बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, एलोपैथ में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, नाम सिमिलर आपको लग सकता है, और सारे मेडिसिन में बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। अगर गलती से किसी को दे दिया, वो साइड इफेक्ट उसमें दिख सकता है। इस तरह का साइड इफेक्ट आयुर्वेदा में ना होने के कारण हम में से हर कोई थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के साथ बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी आयुर्वेदा को पॉपुलराइज करने का, आयुर्वेदा को लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, वो सिर्फ मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस करेगा ऐसा नहीं है। हम सब भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कोविड के बाद लोगों में आयुर्वेदा का फेथ बढ़ गया है, लोगों को पता चल गया था और लोगों ने प्रमोट भी किया, तुलसी, गिलोय, तो लोगों ने यूज भी किया और उनको लगने लगा ये सारे चीज यूज करके लोगों को फायदा होता है। दोस्तों, हमें आयुर्वेदा और एलोपैथिक सिस्टम को साथ साथ लेके चलना है। हम किसी भी मेडिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं है। जो लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनको भी बता सकते हैं कि आप उसके साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको सर्जरी की जरूरत होता है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, इमीडिएट पेन रिलीवर की जरूरत होती है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों साथ साथ चल सकता है। नो वन इज अगेंस्ट द अदर वन। और ये चीज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता। और ये सारा चीज हमारे चराकाई रेंज में आती है। जी, आपने सही लिखा। कुछ लोगों ने लिखा, बीएमएस वाले भी एलोपैथ लिखते हैं, क्योंकि पेशेंट्स का डिमांड होता है कि जल्दी ठीक हो जाए, और आयुर्वेदिक रेजिमेंट से इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। और अगर आयुर्वेदिक लिखते हैं, आज भी उनके पास ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। आजकल एमबीबीएस के पास भी लोग नहीं जाते, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे में आयुर्वेदा के पास लोगों के जाने का जो संख्या है, बहुत कम है। जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक लोग आयुर्वेदा पे भरोसा नहीं करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं आयुर्वेदा क्या है। ये चराई का जो रेंज है, ये करीब, आप मान सकते हो कि हमारे पास एक फुल रेंज है, जिसमें करीब अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर बीमारियों का मेडिसिन भी है, और उसको रोकने का एज प्रिवेंशन भी आप प्रोफाइलेक्टिक के हिसाब से अब उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी दवाई, जो भी मेडिसिन किसी बीमारी के इलाज के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक यूज। अगर बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। अभी मधुमेह मैनेजमेंट किट थेरापेटिक यूज भी होता है, प्रोफाइलेक्टिक यूज भी होता है। तो हमारे पास जो रेंज है चराकायु का, ये प्रोफाइलेक्टिक भी है, थेराप्यूटिक भी है। दोस्तों, आयुर्वेद का मतलब है नॉलेज ऑफ लाइफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलाबोरेट करूंगा। आज से बहुत साल पहले आज के जैसा कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां नहीं थी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसके मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेते रहने होंगे। आपके ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के फंक्शनल सिस्टम, बॉडी के फंक्शंस बदल जाते हैं। इस तरह का बीमारी पहले नहीं होती थी। पहले का बीमारी कैसा होता था? कोई खतरनाक इन्फेक्शन होता था, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थोड़ा बहुत हो सकता था, और थोड़ा बहुत बॉडी पेन एंड एक्सेट्रा। आज के जैसा खतरनाक बीमारी बहुत सालों पहले नहीं होती थी। तो उस वक्त लोगों का जो जिंदगी को या फिर हेल्थ को देखने का जो पर्सपेक्टिव था, वो डिजीज रिलेटेड नहीं था, वो थोड़ा अलग था। वो कंप्लीट अप्रोच था। कंप्लीट अप्रोच का मतलब है स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबका भला होना चाहिए। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट।
और इसी कॉन्सेप्ट में आयुर्वेदा धीरे धीरे डेवलप हुई, मोल्ड हुई। यानी आयुर्वेदा सिर्फ एक ऑर्गन की बीमारी के बारे में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज के बारे में नहीं है, ये कंप्लीट अप्रोच ऑफ लाइफ। दिस इज द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। जिंदगी को सही तरह से जीने का तरीका को हम आयुर्वेदा कह सकते हैं। ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें मेडिसिन आएंगे, न्यूट्रिशन आएंगे, अर्थव्यवस्था आएगी, समाज व्यवस्था आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी, डिवोशंस आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, वेटनरी साइंस आते हैं, एग्रीकल्चरल गुड प्रैक्टिसेस आते हैं, सब कुछ। यानी आप अपने समाज में रह के, अपने परिवार के साथ मिलजुल के समाज को बेहतर बना के, अपने पर्यावरण को बेहतर बना के, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना के, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है उसको बेहतर बना के एक बेहतर जिंदगी कैसे जिए, दिस इज आयुर्वेदा। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज एंड सम मेडिसिन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट 5000 सालों से चली आ रही है। अगर आपको आयुर्वेदा का अप्रोच समझना है तो उसका प्रिंसिपल को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, कोई एमबीबीएस एलोपैथ के डॉक्टर के पास आते हैं, तो एक प्राइमरी डायग्नोसिस करते हैं। पहले आपको पूछेगा नाम, एज, क्या क्या बीमारी है, और उस बीमारी का थोड़ा हिस्ट्री पूछेगा। फिर आपका बेसिक डायग्नोसिस होंगे, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, आपका हार्ट बीट, और भी बहुत सारे बेसिक जो डायग्नोसिस है वो लिया जाएगा। और ऑर्गन रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट दिया जा सकता है या फिर देंगे। फिर उस सारे डायग्नोसिस के बेसिस पे कंक्लूजन पे आएगा और ये कहा जाएगा आपके लिवर में, किडनी में सो एंड सो, इसमें ये प्रॉब्लम है। आयुर्वेदा इज डिफरेंट। यहाँ में एक इंसान को उसके पूरे बॉडी की नजर से देखा जाता है, लंग्स, लिवर, किडनी की नजर से नहीं, उसका फिजिकल बॉडी के नजर से, स्पिरिचुअलिटी की नजर से, और मेंटल हेल्थ की नजर से। बॉडी है, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों नजरों से देखा जाता है। यानी अगर कहीं में किसी ऑर्गन में बीमारी होगा तब भी उसको पूरे बॉडी को नजर से देखा जाएगा और दूसरे सिस्टम्स के बारे में भी बात की जाएगी। और इसको आयुर्वेदा में हम बत पित्त काफ कह सकते हैं। पूरे बॉडी को बत पित्त काफ डिफाइन करती है। आप नीचे वाला एक चार्ट है उसको देख सकते हैं। बत का मतलब होता है मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन, पित्त का मतलब होता है डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कफ का मतलब होता है कोहेसिवनेस, स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन। मूवमेंट और कम्युनिकेशन का मतलब है बॉडी के अंदर में जो मूवमेंट होता है, बॉडी के अंदर में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे नर्व की कम्युनिकेशन होती है, जैसे आपके ब्रेन ने कुछ सिग्नल दिया, आपके हाथ, आपके पैर मूवमेंट करेंगे, आपके हाथों में कुछ चीजें चुभी, हीट लगा, ठंडा लगा, पेन हुआ, तो वो सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ब्रेन हाथ को वापस लेके आएगा। दिस इज कम्युनिकेशन। हॉर्मोन्स के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे अगर आपके ब्लड में थायराइड के हॉर्मोन्स कम होते हैं, T3 T4, तो ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो, T3 T4 को बढ़ा दो। सो हार्मोनल कम्युनिकेशन, इस तरह के बहुत सारे इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं बत। पित्त का मतलब होता है हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, उसमें से विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड हमें मिला, जो बॉडी को चाहिए बॉडी ने इस्तेमाल किया, बाकी को स्टोर किया, और बॉडी को एज पर टाइम हम बड़े होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, और टाइम टू टाइम बॉडी के जो भी वेयर एंड टियर होता है उसका रिपेयरिंग होता है। तो दिस इज पित्त। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और वो एनर्जी का यूज। कफ का मतलब होता है कोहेसिवनेस, स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, यानी बोन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बॉडी जब चलता है उसके सारे बॉडी का स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन, कोहेसिवनेस, दिस इज कफ। ये सारा चीज आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनता है, जिससे हमारी पूरी धरती भी बनी है, पूरी यूनिवर्स बनी है। ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। बत पित्त कफ, जब भी कोई मरीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम में आता है तो उसका बत पित्त कफ का जायजा लिया जाता है। जैसे मेडिकल एलोपैथ में हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम को इकट्ठा हम लोग आयुर्वेद में वात पित्त कफ कह सकते हैं। ये तीनों चीज जब बैलेंस होता रहेगा तो आप फिट एंड फाइन है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो आप बीमार हैं। और इन तीनों को त्रिदोषा कहा जाता है। दोषा, ये तीनों चीज बिगड़ गया तो आप बीमार हैं। और ये अक्सर खाने पीने से भी बिगड़ता है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे ये तीनों त्रिदोषा कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। सबसे पहले हम कब की बात करेंगे। ज्यादा खाना खाने से कब बिगड़ता है, इसीलिए हल्का खाना खाना चाहिए जिसमें फैट कम हो, जिसमें हर तरह का टेस्ट हो, खट्टा मीठा नमकीन, सर मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स, कर्ड, सारे अलग अलग तरह का खाना आपके डाइट में होना चाहिए। बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी इसमें सजेस्टेड है। जिनका वजन ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा खाते हैं उनके लिए आप पका हुआ फल खाएं। होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, ब्राउन जो छिलके वाले जितने भी अनाज होते हैं उसको ले, बार्ली, मिलेट्स, ओट्स, शहद, और मसाले में से ब्लैक पेपर, दालचीनी, क्लोव, मस्टर्ड और हल्दी। तो कब को बैलेंस करने का ये तरीका है। बथ बिगड़ने का कारण होता है बहुत ज्यादा बाहर का खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना। और हालांकि जो भी रेस्टोरेंट का और बाहर का खाना है वो खाना खाने से हमारा बथ बिगड़ता है। तो इसको सही करने का तरीका है आपके खाने में अलग अलग तरह का फ्लेवर, टेस्ट बैलेंस्ड, खट्टा मीठा, सॉल्टी, स्वीट, सर, जो हल्का गर्म खाना है, जो वाटरी खाना है, जो बहुत सारे पानी वाला फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सलाद है, इस तरह का खाना खाने से आपका बथ बैलेंस रहता है। जैसे ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैबेज नहीं कॉलीफ्लावर, होल राइस, जीरा, अदरक, दालचीनी, इस तरह का मसाले भी इसमें इंक्लूडेड है। वाटरी फ्रूट, वाटरी वेजिटेबल जैसे कोई भी जामुन, तरबूज, दही, इस तरह का खाना खाने से हमारा बथ बैलेंस रहता है। इसके अलावा जिसमें बहुत सारे फैटी न्यूट्रिशन हो जैसे एवोकेडो, बटर मिल्क, चीज, अंडा, होल मिल्क, नारियल, बादाम, इस तरह का खाना भी इसमें शामिल है। पित्त के बिगड़ने का कारण होता है बहुत ज्यादा बाहर का खाना, तेल मसाला वाला खाना और बैड हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारा लेने से हमारा पित्त बिगड़ता है। साथ में बहुत ज्यादा फॉर्मेंटेड वाइन, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग फॉर्मेंटेड फिश लेते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मेंटेड फ्रूट जूस लेते हैं, बहुत ज्यादा इस तरह एप्पल सीडर विनेगर भी कई बार फर्मेंटेड बनाया जाता है। इसका बहुत ज्यादा लेने से नुकसान करता है और हमारा पित्त बिगड़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने का तरीका है आप थोड़ा सा कूल फूड लें, ऐसा खाना जो थोड़ा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठंडा करेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आपको अलग अलग फ्लेवर का फूड मिक्स यानी बैलेंस करके लेना है, स्वीट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, एक्सेट्रा। मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, करी पत्ता, जितने भी डाइजेस्टिव, डाइजेशन को अच्छा करने वाले जितने भी चीजों को हम लेते हैं, जैसे करी पत्ता लेते हैं, पुदीना के पत्ता का चटनी लेते हैं, इस तरह के जितने भी ग्रीन लीव्स का चटनी हम खाते हैं वो सभी पित्त के लिए अच्छा है। कुछ चीजों को अवॉइड करना है, जैसे जो बहुत खट्टा फ्रूट है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है, पित्त डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाता है और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है तो आपको बहुत खट्टा फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, रेड मीट नहीं लेना चाहिए, आलू नहीं लेना चाहिए, टमाटर थोड़ा कम लेना चाहिए और बैंगन भी कम लेना चाहिए। तो ये है बद पित्त का आपको सही करने का और बिगड़ने का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। आप ये चीज लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं और इसी से उनको ये भी पता चलेगा कि खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी है वो भी आयुर्वेदा बताती है। जब आपका बद बिगड़ जाता है तो बॉडी टाइट हो जाएगी, जॉइंट पेन हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत होगा, आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो सकती है,
आपको एंजाइटी होगा, नींद नहीं आएगी। अगर पित्त बिगड़ जाए तो गैस, एसिडिटी, स्टोमक इरिटेशन, पेट में दर्द, जलन, सर दर्द, हेयरफॉल हो सकता है, बले बाल सफेद हो सकते हैं, स्किन में खुजली, रैशेस, एलर्जी जैसा हो सकता है, बॉयल्स आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकते हैं, मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है। कफ के बिगड़ने से सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, भूख ना लगना, एस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, बहुत कमजोर होना, थकान जैसा होना और बहुत ज्यादा नींद आने जैसा तकलीफें हो सकती है। अभी आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री का फ्यूचर बताते हैं, इसका ग्रोथ बताते हैं। ये जो सारे फिगर्स है, ये ज्यादातर फिगर्स रुपीस में है और बिलियंस में है। 1 बिलियन का मतलब होता है, कोई बताएंगे 1 बिलियन का मतलब कितना है? क्या कोई बताएगा चैट बॉक्स में 1 बिलियन का मतलब कितना है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखे 1 बिलियन कितना होता है? बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं बोला, बिलियन। सिर्फ एक सही जवाब आया। 2, 3, 4 सही जवाब आया। बिलियन 100 करोड़ होता है, मिलियन 10 लाख होता है। ये जो आयुर्वेदा का जो मार्केट है इंडिया का, पूरी दुनिया का, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ये कितनी बड़ी है और कितना बड़ा हो सकता है। आयुर्वेदा का इंडिया का मार्केट का वैल्यू है 335 बिलियन रुपीस। इसमें आप 100 करोड़ मल्टीप्लाई कर दो, 33,500 करोड़ का इंडस्ट्री 2019 में था और ये लगातार ग्रो हो रही है। और 33,500 करोड़ से ये आप कह सकते हो कि 2025 तक 1,42,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। 1,04,000 करोड़। 35 33,000 करोड़ से 1 लाख करोड़, करीब करीब 3 गुना जंप है। और ये सिर्फ कितने साल में हुआ? 6 साल में हुआ। और फिलहाल का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से 25 को होने वाला था 1 लाख करोड़, ये उससे पहले होने वाला है। यानी ये इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरह या फिर उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और इसका ग्रोथ किसी भी चीज से नहीं रुक रही है, ना कोविड से रुका, ना डीमोनेटाइजेशन, ना जीएसटी, किसी भी चीज से इसका ग्रोथ में हैम्पर नहीं आया। इसका एनुअल ग्रोथ रेट करीब करीब 22% के हिसाब से है। और इसमें सिर्फ हर्बल मार्केट का जो ग्रोथ है वो 15.5% है 2022 के हिसाब से। पूरी दुनिया का जो ये इंडस्ट्री है ये 23 दशमलव यानी 23.4 बिलियन यूएस डॉलर है। ये 2021 से 2026 को पूरी दुनिया की इंडस्ट्री होने वाला है। आप ये समझ सकते हैं, पिछले पिछले 5 साल में 33,000 से 1 करोड़, 33,000 से 1 लाख करोड़ तक ये इंडस्ट्री पहुंच गई। यानी आपके चरागाही प्रोडक्ट का जो बिजनेस है हर महीना, हर साल, ये आप कह सकते हैं 22% की स्पीड से ग्रो हो रही है या फिर हो सकती है। यानी हम सही प्लेटफॉर्म में हैं एंड दिस इज द फ्यूचर। चाणक्य प्रोडक्ट के ये सारे खासियत है, इसको प्लीज हमेशा याद रखना। सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। इसमें 50% एक्सट्रैक्ट डाला गया है और 50% पाउडर डाला गया है ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है हमारे सारे प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ पाउडर नहीं है। और ये दोनों का मिश्रण से प्रोडक्ट का पोटेंसी बढ़ जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। ऑर्गेनिक है, सेफ है, जीएमपी सर्टिफाइड, एफोर्डेबल है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है और इसका 100% क्वालिटी एश्योरेंस हम दे सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रोडक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है शिलाजीत। अक्सर इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सेक्सुअल डिजीज के लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने भी
नेचुरल सोर्सेस से या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे आसपास में, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी खाने वाली चीजें नेचर में है, इसमें से कोई भी ऐसा फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल नहीं है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग खा सकते हैं, कि सिर्फ पुरुष खा सकते हैं, महिला नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं जिसका नुकसान किसी पर्टिकुलर जेंडर को हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी में अगर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, बहुत सारे ऐसे फूड है जो लेने से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक कोई खाना नहीं है नेचर में जो सिर्फ मर्द ले सकते हैं या फिर सिर्फ महिला ले सकती है, सबके लिए है। तो ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये महिला नहीं ले सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कैसे काम करता है मैं थोड़ा समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को बता पाए, क्योंकि सिमिलर फंक्शंस केएसएम का भी होगा, अश्वगंधा का भी होगा, मेंस 30+ का भी होगा। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग मेडिकल सिलेबस के दौरान जो भी आएगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के बारे में, फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो आप लोग अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट, आयुर्वेदिक स्टूडेंट के हिसाब से कंसिडर करें, और हमें ऐसे बहुत सारे बातें करनी होगी जो हो सकता है हम जनरली नहीं करते, हमारे घरों में इसको नहीं किया जाता है। इंसान के बॉडी को कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इंसान को बॉडी को उस सिचुएशन के लिए तैयार होना होता है, अदरवाइज इंसान का बॉडी वो काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सिचुएशन में सेकेंड फ्लोर से कोई कूद नहीं सकता। आप चैट बॉक्स में लिखना, क्या कोई कूद सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर से कूद सकता है? यस या नो? नहीं कूद सकता। अगर आप सेकेंड फ्लोर के बैल्कनी में हैं, और ऊपर वाला ना करे आपके घर में आग लग गई, कभी ना हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं, और आप बैल्कनी से अंदर आके बाहर नहीं आ सकते, आपको बैल्कनी से कूदना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए, क्या ऐसे में लोग कूदेंगे? यस। ऐसा क्या चेंज होता है आपके बॉडी में कि आग देखते ही आप कूदने के लिए तैयार होते हो? बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होना होगा। हमारे बॉडी उस हालत को हैंडल करने के लिए एड्रेनालाइन रिलीज करती है। किडनी के ऊपर में दो छोटा छोटा ग्लैंड है, उसमें से हार्मोन निकलती है, और वो हार्मोन हार्ट बीट को बहुत फास्ट बनाती है, ब्रेन के सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं। ब्रेन बहुत तेजी से, एक मूवी आया था अगर आपने देखा होगा, इंग्लिश मूवी वांटेड, एंजेलिना जोली का। वहां में एक बंदे का एक बीमारी है, उसको जब टेंशन होता है तो उसका दिल बहुत फास्ट धड़कने लगता है, उसके बॉडी में बहुत एड्रेनालाइन रिलीज होता है, उसको सारा चीज स्लो मोशन में दिखता है, उसके पास स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उस तरह का चेंजेस हमारे बॉडी में होता है स्पेशल सिचुएशन में। तो एक मैंने आपको बताया, जैसे इमरजेंसी के सिचुएशन में फाइट और फ्लिट, इस नाम से जाना जाता है एड्रेनालाइन हार्मोन, आपको भागने या लड़ने के लिए तैयार करता है, और आप लड़ सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज नहीं होते। सिमिलर वे, जब हमारा बॉडी फिजिकल रिलेशन में जाता है, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और बॉडी के मसल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और इसके लिए बॉडी तैयार होता है। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसे हालत में भी लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, जैसे जिम में जाने से आते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आते हैं। शिलाजीत आपकी बॉडी को ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार करता है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शिलाजीत का फंक्शन को समझ गए, यस या नो में जवाब दें। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है आप उसको समझ गए होंगे। इसका मतलब है शिलाजीत जिम वाले बच्चों को भी दिया जा सकता है, कोई बहुत थकान कमजोर है उसको भी दिया जा सकता है। तो शिलाजीत का ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा हमें याद रखना कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और बॉडी में किस तरह का चेंजेस लाती है। अभी आपको थोड़ा सा शिलाजीत के बारे में बताता हूँ। ये सदियों से यूज हो रही है हमारे कल्चर्स में, बहुत सालों से। ये 100% नेचुरल है,
और ये हिमालय के बेस में उत्पादन होने वाले शिलाजीत के पौधे से लिया गया है। ये रेजिन फॉर्म में है। आप लोगों ने अगर सेंटेड सेंट वाला एक प्लांट आता है, अगर उसका नाम सुना है? अगरुबुल के एक प्लांट आता है, उसमें हम छेद करते हैं। छेद करने पे वहां पे कीड़े आ जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें कीड़े छोड़ भी देते हैं। कीड़े का मतलब कैटरपिलर। कोई इंसेक्ट आके वहां पे अंडा देता है, अंडा से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर उस छेद में मौजूद तमाम वुड्स को खाते हैं, और उस कैटरपिलर के खाने के कारण वहां पे एक फंगस जमा होता है, और वो फंगस उस लकड़ी को परफ्यूम में बदल देती है। इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और उससे 50-60 लाख रुपया पर किलो का अगरू का परफ्यूम ऑयल निकलता है। शिलाजीत बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा ऐसा ही है, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा है। शिलाजीत बहुत लंबे टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है। बहुत सारे प्लांट पे, जैसे फॉर एग्जांपल शिलाजीत की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट पे मान लो अपने प्लांट को चोट पहुंचा है, तो वहां पे एक गम जैसा निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, उनके ऊपर में स्लोली 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 थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्टिकल्स कंपाउंड जमा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। जैसे अगर वुड ऑयल परफ्यूम के वहां पे मैंने बताया था, उसी तरह से किसी प्लांट पे किसी छोटे छोटे परजीवी माइक्रो फंगस ने हमला किया, और उसके कारण उसके प्लांट में कुछ और चीज धीरे धीरे बनने लगती है। डोंट माइंड मी टेकिंग टी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है तो मैं चाय ले रहा हूँ। तो बहुत लंबे टाइम के बाद उस वो चीज, वो पदार्थ शिलाजीत बन जाती है। इस तरह से शिलाजीत बनती है। ये रेडीमेड नहीं है कि आपने प्लान को काटा निकाल लिया। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और शिलाजीत को इस फॉर्म में सदियों से यूज किया जा रहा है। एक बेनिफिट मैंने आपको बताया, ये आपकी बॉडी को किसी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मेहनती काम करने के लिए रेडी करता है। दूसरा फायदा बताता हूं, ये रीजुबिनेटर है। रीजुबिनेशन का मतलब है पहले जैसा एक्टिव और नया बनाना। हमारा बॉडी फॉर एग्जांपल 30-40-50 साल पुराना हो गया है, इसका काम करने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है, सेल थोड़े बूढ़े हो गए हैं, फंक्शंस कमजोर हो गए हैं। तो शिलाजीत दोबारा से पहले जैसा आपको बॉडी को धीरे धीरे रिपेयर करके नया जैसा बनाएगा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, ये एंटी एजिंग है, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। चलिए यहां तक एक सवाल पूछूंगा। तो अब तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोग प्लीज मुझे बताएं, क्या शिलाजीत महिला भी ले सकती है, यस या नो? गुड, वेरी नाइस। इसके दो तीन और फायदे बताते हैं। शिलाजीत में जो एक्टिव मेडिकल कंपाउंड है जिसके वजह से इतने सारे फायदे हो, उसका नाम है फॉल्विक एसिड। आप इसको याद रख सकते हैं कि शिलाजीत एक रेजिन है। इसमें जब कोई इंसेक्ट आता है, कोई उसमें, फिर उसमें फंगस बनता है, और बहुत लंबे टाइम तक ये फंगस के कारण उसमें शिलाजीत जैसे रेजिन कंपाउंड फॉर्म होता है। रेजिन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें आपने थोड़ा कट दिया तो उसमें से गम निकलेगा। जो लोग बाहर से हैं, आप लोग बता पाएंगे। अगर आपको वहां में पाइन ट्रीज हैं, आपने पाइन ट्री में चोट दे दिया, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, और बहुत दिनों तक, अगर कुछ दिनों के बाद वो सॉलिड बन जाता है, ब्राउन कलर का क्रिस्टल सॉलिड बनता है, उसको रेजिन कहते हैं। तो शिलाजीत के प्लांट में इस तरह के रेजिन बनते हैं, जिसमें फॉल्विक एसिड होता है। ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक काम करने के लिए एनर्जी देता है, तैयार करता है। ये बॉडी को पहले जैसा नया और एक्टिव बनाता है, और ये एंटी एजिंग है। इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और मेमोरी इनहेंसर है, आपके ब्रेन की फंक्शंस और मेमोरी को बढ़ाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहां तक इसका कोई भी कनेक्शन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के साथ नहीं है। अभी एक फंक्शन इसका ऐसा है जो सिर्फ मेल्स में दिखेंगे, पुरुष में दिखेगा।
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाएगा, और ये गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स है। यानी महिला अगर इसको लेंगे, इनको बाकी सारे फायदे होंगे, हार्मोनल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के फायदे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी महिला है जो बहुत कमजोर है, थकान है, जिनका फिजिकल लाइफ अच्छा नहीं, आप उनको भी शिलाजीत सजेस्ट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स पर्सन, जिम वाले लोगों को, स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके नींद को अच्छी तरह से इंड्यूस करेगा, अच्छा नींद देगा, और आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये जो शिलाजीत है ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में है। आपको 300 से 500 मिलीग्राम मटर के दाने के बराबर की मात्रा में लेना है दिन में एक बार। ये 12-13 साल के कम उम्र के लोगों को नहीं देना है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं देना है। तो दोस्तों प्लीज बताएं आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और आज क्या मैंने ऐसा कुछ आपके साथ शेयर किया जिससे आपका आज इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और आप रेटिंग भी दे सकते इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ 10। ग्रेट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जिसका नाम है मधुमेह मैनेजमेंट किट। इससे पहले मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा आप लोगों को डायबिटीज के बारे में बताता हूं। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है, सिम्टम। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती है, और वो ग्लूकोज खून में जमा होता है, ये इसका सिम्टम है। डायबिटीज मूल तौर से दो तरह का होता है। एक के बारे में हमने कभी नहीं सुना, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा क्या नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आप इंसिपिडस को भूल जाओ, उसका शुगर के साथ लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। डायबिटीज मेलाइटस जिसमें ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पाती है और सारा ग्लूकोज खून में आ जाती है, इलेवेटेड ब्लड ग्लूकोज, यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये तीन तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आप लोग याद रखना, मेडिकल रिपोर्ट में आपको दिखेगा T1DN, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, या फिर उल्टा भी लिखते हैं DMT2, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 कम उम्र के बच्चों को होता है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। इसमें बॉडी, उससे पहले थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में बताता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे सैकड़ों, अनगिनत, अरबों, खरबों, ट्रिलियन, बिलियन डॉलर्स, सॉरी, करोड्स एंड करोड्स एंड करोड्स ऑफ सेल्स होते हैं। हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, दोनों मिक्स होगा, और आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन सेल के अंदर आराम से घुस सकता है, ग्लूकोज नहीं घुस सकता। आप ऐसा समझिए कि जो ग्लूकोज है, जो आपके खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन से ब्लड में ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म होकर चला जाता है वो ग्लूकोज आसानी से आपके सेल के अंदर नहीं घुसता, क्योंकि ग्लूकोज थोड़ा सा नवाब टाइप का इंसान है, नवाब टाइप का मॉलिक्यूल है। ये जाके सेल के बाहर खड़ा रहेगा, एक चौकीदार आके दरवाजा खोलेगा, और फिर ग्लूकोज अंदर घुसेगा। वो जो चौकीदार है जो ग्लूकोज के लिए दरवाजा खोलता है, उस चौकीदार का नाम है इंसुलिन। अब जरा बताइए, अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें। इंसुलिन नहीं रहेगा तो सारा ग्लूकोज सेल के बाहर जमा रहेगा, यानी सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, और ये सारा ग्लूकोज ब्लड में ही जमा रहेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपको बिना ग्लूकोज का आपको थकान होगा, और सारा ग्लूकोज सेल में जमा हो गया, ब्लड में जमा हो गया। यही है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन कहाँ से बनता है? हमारे लिवर के पीछे में एक छोटा सा ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास, वहां से इंसुलिन हार्मोन बनता है।
पहला प्रॉब्लम हो गया कि ग्लूकोज है ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं, जिसके कारण गेट नहीं खुलता है और ग्लूकोज अंदर नहीं जाता है। टाइप 1 डायबिटीज। तो मुझे बताइए, इस डायबिटीज का इलाज क्या है, मेडिसिन या फिर इंसुलिन? तो टाइप 1 डायबिटीज का इलाज क्या है, मेडिसिन या फिर इंसुलिन? करेक्ट। इसीलिए छोटे बच्चे को जब भी डायबिटीज होता है उसका एक ही इलाज है कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब दूसरे डायबिटीज में आते हैं जिसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें इंसुलिन होता है लेकिन संख्या में कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको रोजाना, फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी को रोजाना 10,000 इंसुलिन का मॉलिक्यूल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपके पास सिर्फ 5,000 है, यानी इंसुलिन नंबर में कमजोर है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हो सकता है इंसुलिन थोड़ा बहुत बीमार भी हो, यानी एक इंसुलिन एक दरवाजा खोल नहीं पा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम, जिस गेट को इंसुलिन खोलेगा हो सकता है उस गेट में भी प्रॉब्लम हो, वो गेट अटक गया हो, उसमें जंग लग गई हो। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन कमजोर हो सकता है, या फिर गेट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्या दवाई होगा? आप गेट को ठीक करो। अगर उतना ही इंसुलिन से काम करवाना है तो आप ऐसा दवाई दो कि एक साथ में बहुत सारा ग्लूकोज गेट के बाहर खड़ा ना हो, थोड़ा थोड़ा जाके खड़ा हो। तो इस तरह का दवाई दिया जाता है और साथ में इंसुलिन भी दिया जा सकता है। यह है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सॉरी, क्या आप लोग क्लियर हो गए यहां तक? एक और डायबिटीज है जिसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान महिला को होती है और अक्सर ये प्रेगनेंसी के बाद खत्म भी हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद महिला में टाइप 2 बन के रह जा सकती है, या फिर उस बच्चे में टाइप 1 बन के भी आ सकता है। यानी जेस्टेशनल डायबिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या आप सबको याद रहेगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जेस्टेशनल डायबिटीज? तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज सेल में बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो खून का डेंसिटी बढ़ जाएगा। खून जहां जहां से गुजरता है वहां वहां से गुजरने में इसको तकलीफ होगी। हमारे एक किडनी की थ्रू से दिन में 180 लीटर खून गुजरता है। अगर खून मोटा होगा, ठीक होगा, तो किडनी को नुकसान होगा। छोटे छोटे जो खून की नलियां है वहां में दबाव बढ़ जाएगा। खून में ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण, बॉडी के सारे पार्ट्स में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में रहने के कारण इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। खून ज्यादा मोटे होने के कारण ब्रेन, हार्ट, आंखों में नुकसान होने का खतरा होता है। आप शुगर को कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है। आप खाना ऐसे खाओ कि एक बार में बहुत सारा ग्लूकोज गेट के बाहर जमा ना हो, यानी आपको राइस आइटम, कार्बोहाइड्रेट बहुत लिमिटेड लेना होगा। आप एक बार में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ना लें, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा लें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि आपका बॉडी का एनर्जी बर्न हो और बॉडी को और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। इसके अलावा आप अपना वजन पे ध्यान रखें, नमक, चीनी और तेल पे कंट्रोल रखें। तो ये बेसिक छोटे छोटे टिप्स है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, जिसको कहते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके नर्व की प्रॉब्लम्स, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क, आंखों की बीमारी होने का रिस्क, हार्ट की प्रॉब्लम की रिस्क, ब्लड प्रेशर की रिस्क, किडनी की प्रॉब्लम की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सॉरी डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक फुट अल्सर। इस तरह का बीमारी का रिस्क बहुत गुना बढ़ जाता है। शुगर ज्यादा होने से लोग नहीं मरते, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोग मरते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन में है। और इसमें क्या क्या है थोड़ा सा बताओगे। इसमें दो चीज है, मधुमेह मैनेजमेंट किट का एक लिक्विड सिरप और एक ग्रेन्यूल्स।
थोड़ा सा सीख लीजिए कि दोनों में क्या क्या है। इसमें करीब करीब दोनों में बहुत सारे जड़ी बूटी डाली गई है, बहुत सारे 20-25 जड़ी बूटी डाली गई है। और ये सारे जड़ी बूटी मिलके आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, पहला काम। ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है, दूसरा काम। इंसुलिन को रिपेयर करेगा, पैंक्रियास को रिपेयर करेगा इंसुलिन बनाने में। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज को रोकता है, इन्फेक्शन के चांस को, खतरा को कम करता है, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकने में मदद करेगा। तो जिस किसी को भी डायबिटीज है या फिर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज का रिस्क होता है। सॉरी, आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज का बहुत बड़ा रिस्क होता है। कितना रिस्क है थोड़ा सा शेयर करता हूं। जस्ट ए मिनट। इस वक्त करीब अप्रोक्सीमेटली 8-9 करोड़ लोग ऐसा है हमारे देश में जो डॉक्टर के पास जाके डायबिटीज का इलाज करवा रहे हैं। 30 से 40 करोड़ लोग अलग से ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज या फिर ऑलरेडी डायबिटीज में, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया, उनको सिम्टम्स के बारे में नहीं मालूम। वो जब कभी कभार बीमार होंगे किसी कारण डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट करेंगे और जिस दिन डॉक्टर अनाउंस करेंगे उस दिन को डायबिटीज है। ऐसे लोग हमारे देश में 30 से 40 करोड़ है। पोटेंशियली हमारे देश का हर तीसरा इंसान डायबिटिक है। डायबिटीज पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 46% की स्पीड से ग्रो होती है। 43%, 46%, 40% है शायद। और हमारे देश में इसका जो ग्रोथ रेट है 123% है। इसलिए डायबिटीज भारत को दुनिया भर का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। अगर अमेरिका में माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने का रिस्क इज ओनली 25%। ऐसे में इंडिया में ये 40% से ज्यादा हो जाता है। तो डायबिटीज का जो मधुमेह किट है ये सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके दोनों पेरेंट्स को या फिर कम से कम एक पेरेंट को डायबिटीज है, जिनका वजन ज्यादा है, जो बाहर खाना खाता है, जिसका लाइफ सेडेंटरी है, जिसका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए भी ये जरूरी प्रोडक्ट है फॉर प्रिवेंशन यानी प्रोफाइल एक्सेस। अगर किसी को हो चुका है तो हम लोग थेरापेटिक यूज के लिए भी देंगे। तो इसके फायदे मैंने आपको बताए। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं है, जिनको हो सकता है उनको भी आप रेकमेंड करें। इसको लेने का जो प्रोसेस है, जो लिक्विड है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिक्विड आपने बोला खाली पेट लेने के लिए और लेने के बाद उनको एसिडिटी होना शुरू हो गया। जाहिर है हो सकता है। आपको याद होगा मैंने पित्त के लिए कहा था कि वो लोग खट्टा फ्रूट्स ना लें। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वैसे भी खाली पेट में एक्चुअली में फ्रूट जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाली पेट में ये प्रोडक्ट लेना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपके खाने के बाद जो ग्लूकोज ब्लड में आएगा उसको तुरंत एब्जॉर्ब किया जाए। तो मधुमेह कीट का जो लिक्विड सिरप है इसको खाली पेट लेना चाहिए। 10 to 20 ml, 15 ml भी ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी गैस्ट्राइटिस है तो सुबह आप कुछ इस तरह का फूड ले जिसमें ग्लूकोज कम है लेकिन वो आपको पेट को भरेगा। ऐसा क्या हो सकता है? ओट्स हो सकता है, बिना शुगर का ब्लैक टी और थोड़ा सा बिस्किट हो सकता है, या फिर एलोवेरा जूस भी हो सकता है। इसको लेने के बाद आप डायबिटीज का सिरप ले लें, मधुमेह मैनेजमेंट का किट। शाम को एग्जैक्टली 10-12 घंटे के बाद दोबारा आपको फिर से लेना है। जो हर्बल पाउडर है वो आपको हाफ स्पून लेना है। आधे गिलास पानी में उसको डाल को और डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए आप छोड़ दें। फिर आप उसको खा जाए और इससे 20 मिनट बाद आप खाना खाएं। दिन में एक बार, रात में एक बार। यह है ये दोनों प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका। ये कम से कम आप सजेस्ट करना 1 साल यूज करें। इस पूरे 1 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं उनका इंसुलिन बराबर बनने लगेगा, डैमेजेस रिपेयर हो जाएंगे, शुगर लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा, हर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाएगा। जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आरजी फ्यूल देना शुरू करें।
नर्व की प्रॉब्लम है, ब्रेन फ्यूल, आंखों की प्रॉब्लम है, आई फ्यूल, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फ्यूल साथ में देना शुरू करें। दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट भी आपको कैसा लगा, और डायबिटीज के बारे में जो भी हमने डिस्कस की है उसके बारे में आप बताएं, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट में रेटिंग भी दे सकते हैं आउट ऑफ 10। और अगर किसी का कोई भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डालें। और आज इसी के साथ हम लोग चराइको के ये सेशन 2 प्रोडक्ट के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी सवाल आप प्लीज चैट बॉक्स में डालें, और यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू।